भारतीय शेयर बाजार इतना तेजी से नीचे क्यों गिर रहा है? सभी सेक्टर की कंपनियों की वैल्यूएशन नीचे गिरते जा रही है, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, सभी लाल निशान पे बंद हो रहे हैं। सभी कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत तेजी से नीचे गिरी हुई है। एफआईआई तेजी से पैसा निकाल रहे हैं और पैसा निकाल कर कहाँ लगा रहे हैं? इसमें इन्वेस्टर्स कहाँ फंसा हुआ है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ फंस गया है, उसको एग्जिट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ये मार्केट की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी कि कुछ दिन और खींचेगी, या इनकी स्थिति आने वाले दिनों में और कैसी हो सकती है, सबकी चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ने जो अभी इनकम टैक्स पे इतनी बड़ी छूट दी है और आरबीआई ने रेपो रेट कम कर रहा है, गवर्नमेंट की और भी क्या स्कीम है, ये सब ओकेजनली हो रहा है कि सब सोची समझी रणनीति है? इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और गोल्ड इतना तेज़ी से क्यों भाग रहा है, गोल्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो बेलगाम हुआ पड़ा है इस समय। और इनके साथ साथ एसआईपी का क्या करना है, एसआईपी में भी लोग एग्जिट लेने लग गए हैं, उनको एग्जिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एसआईपी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो पर। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राज इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का इंफोटेनमेंट। जो मार्केट सितंबर तक ग्रीन निशान में बंद हो रहा था, ऊपर ऊपर ही भाग रहा था, बहुत बड़ी वैल्यूएशन में काम कर रहा था और लोगों को उम्मीद लगा कि बैठा हुआ था और कमा के दे रहा था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अक्टूबर के बाद नीचे जाने लगा और बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगा, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर तेज़ी से फंस गया, उनके लिए निराशा की पोजीशन बन गई। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आंकड़ों में जाते हैं। तो भारत में जो $1 बिलियन के ऊपर की जो कंपनी है वो 528 हैं और उन 528 में से 400 या 400 के ऊपर की ऐसी कंपनी है जो निगेटिव पे काम कर रही है, निगेटिव वैल्यूएशन पे आ गई हैं अभी की डेट पे। और ऐसा लगता है कि तो लार्ज कैप की कंपनी हो गई, इसमें मिड कैप में हो सकता है, बीच वाले बचे हो सकते हैं। तो बीच वाले में जो है 500 करोड़ के ऊपर की जो कंपनी है वो लगभग 4000 कंपनी लिस्टेड है बीएसई में, और उनमें से लगभग 1000 कंपनी ऐसी हैं जो निगेटिव ग्रोथ दे रही हैं, और वो जो भी बची हुई कंपनी है जो प्लस में है या कि इक्वल में काम कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे रही हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में काम नहीं कर रही हैं, मतलब इतना अच्छा जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं जो मार्केट को बचा सके। इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप सभी के सभी सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ दे रहे हैं। यदि ये देख लेते हैं अक्टूबर से लेकर अभी तक की बात कर सकते हैं, तो जो निफ्टी 50 है वो 10% नीचे पे काम कर रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 वो 12% से ज़्यादा निगेटिव आ चुका है। तो इस तरीके की जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, जो अभी बहुत तेज़ी से उम्मीद नहीं दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अभी आगे चर्चा करेंगे। और इसके पहले ये बात कर लेते हैं कि इनके गिरने के कारण क्या हो सकते हैं। तो जो हमने एक मोटा मोटा एक देखा हुआ है अपने रिसर्च पे, इसके एक प्रमुख 4 कारण होंगे हैं, उन 4 कारण पे अभी चर्चा करते हैं। इसमें एक जो पहला कारण है वो पहला कारण यह है कि कारपोरेट की अर्निंग कम हुई है, डीप कारपोरेट अर्निंग। ये कारपोरेट की अर्निंग जो है अचानक से बहुत नीचे आ गई। इसके पहले हम देख रहे थे कि सितंबर के पहले एक बाजार जो है सेंटिमेंट में काम करता है, उसमें बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसी हैं वो भी बहुत पॉजिटिव दे रही थी भारतीय बाजार को, बहुत अच्छा जा रहा है, जीडीपी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही थी या कि आने की संभावनाएं दिखा रही थी। तो ये सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बना हुआ था जो भारतीय बाजार को ऊपर ले जा रहा था। लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो क्वार्टर आया उसमें वो अभी पिछले 5 साल का सबसे ज़्यादा खराब क्वार्टर रहा, जिसमें जीडीपी की ग्रोथ भी नीचे गिर गई और उसमें जो देखा गया कि कारपोरेट की अर्निंग अचानक गिर गई। कंपनी कमा ही नहीं रही है, जब कमा नहीं रही तो उनकी वैल्यूएशन कम आ गई। अब जब वो हवा में कैसे कितना दिन काम करेगा कि हाँ सेंटिमेंट में भैया ये अच्छा होगा तो लोग पैसा लगा जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है। लेकिन जब देखने में आ रहा है कि कंपनी कमा ही नहीं रही है, उनकी सेल्स गिर गई है, उनकी बहुत सारी चीज़ें गिर गई हैं, तो कंपनी कमा नहीं पा रही है। जब कंपनी कमा नहीं रही है तो लोग इन्वेस्टर्स वहाँ से पैसे निकालने लगे, सेंटिमेंट खत्म हुआ और बाजार अचानक से नीचे गिरने लगा। जो दूसरी जो खास बात रही कि जो उसमें रहा, एफआईआई सेल करने लगे अपने स्टॉक को। एफआईआई हमेशा से सेल करते रहे और अभी करते भी रहेंगे, उनका आना जाना लगा रहता है। और पहले भी जाते थे लेकिन इतना तेज़ी से नहीं जाते थे, या जाते थे तो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी जो गए, जो बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा उन्होंने निकालने लग गए, जो देखे उन्होंने, उनका सेंटिमेंट गया कि जब यहाँ पे कमाई नहीं हो रही है तो यहाँ से निकल कर चाइना मार्केट या यूएस मार्केट में जाने लग गए और बहुत तेज़ी से पैसा निकाले। यदि हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2025 में देख लें, जनवरी और फरवरी में, फरवरी का आखिरी चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ पे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। इसके पहले अगर देख लेते हैं, अक्टूबर से देख लेते हैं, तो भारतीय बाजार से 3 लाख करोड़ बाहर निकाल के ले गए। अब यही देखते हुए जब कंपनी का जो सेंटिमेंट बहुत अच्छा था, मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा था, कंपनी के शेयर प्राइस भी बहुत जा रहे थे, तो उस समय देखे कि सभी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, तो उस समय बढ़े हुए बाजार से एफआईआई भी पैसा अपना प्रॉफिट लेके निकलने लग गए। और बहुत सारे जो कारपोरेट हैं, कारपोरेट के जो प्रोमोटर्स हैं, वो भी अपना पैसा थोड़ा सा बना के निकलने लग गए, जिसमें अपना रिटेल इन्वेस्टर्स
फंसते हुए चला गया। वो सेंटीमेंट को बहुत तेज़ से समझ पाता है हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, तो इसमें फंसता गया। तीसरा देख रहे हैं कि जो रुपी है अंडर प्रेशर आ गया, रुपी अचानक से बढ़ने लग गया, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग गया, जिससे हमारी इंपोर्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, जो इंपोर्ट आधारित कंपनी है, ये देख लें कि जो क्रूड ऑयल है वो अचानक हमको महंगा पड़ने लग गया कि जैसे ही डॉलर का रेट ज़्यादा हुआ, रुपए गिरा, तो इनमें फ़र्क पड़ जाता। खासकर जितना भी इंपोर्ट है, और हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। हम चाइना से भी माल लेते हैं, बाहर से भी लेते हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी है, लेकिन एक्सपोर्ट और इसी दोनों से कंपेयर करें डेफिसिट बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा है। तो जैसी एक्सपोर्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, डॉलर महंगा हुआ तो चीज़ें महंगी पड़ने लग गई, तो जब जैसी महंगी पड़ने लग गई तो कंपनी के प्रॉफिट में फ़र्क पड़ने लगा। कंपनी का प्रॉफिट में फ़र्क पड़ा तो उनकी वैल्यूएशन अपने आप नीचे आने लग गई, और मार्केट के सेंटीमेंट ऐसा हुआ कि जब वो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है तो मार्केट कैसे अप होगा। तो तीसरा रीज़न ये हुआ कि रुपी जो अंडर प्रेशर आ गया। जो चौथा और एक बहुत बड़ा रीज़न आया, जैसे ट्रम्प साहब आए, जो ट्रम्प साहब आते ही उन्होंने टैरिफ की बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट करने लगे हुए, इसमें भी टैरिफ लगा देंगे, सब में लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने हल्ला करने लगा। वो उसमें उसका असर हमारे पर भी पड़ा। वो हमको भी बोलने लगे कि हम इस पर टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने कुछ में लगाया और कुछ में भी लगाया नहीं, लेकिन एक डर बना हुआ है। चाइना मार्केट में भी लगाया उन्होंने, सबसे ज़्यादा उन्होंने चाइना मार्केट में लगा दिया। फिर भी चाइना में क्या है कि डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा है चाइना के गुड्स की वर्ल्ड वाइड कि वो टैरिफ लगाने के बाद में भी नहीं रुक पा रही है, क्योंकि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बहुत ज़्यादा खड़ा करके रखा हुआ था, बहुत पहले से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास में, और बहुत सारा डिपेंडेंसी है कि टैरिफ के बाद में भी, लगाने के बाद में भी उसका चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है उसके इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, और अभी होता भी रहेगा। उसको टैरिफ की उतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रही, लेकिन हमको फ़र्क पड़ गया क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से, तो हमको उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। तो ट्रम्प साहब जब से आए उन्होंने टैरिफ का बहुत ज़्यादा अनाउंस करने लग गए, और वो जैसे ही अनाउंस करने लग गए कंपनी में फिर से फ़र्क पड़ने लगा। जब हमारा इंपोर्ट उस पर प्रभावित होने लगा, हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होने लग गया उससे, और हमारा इंपोर्ट भी जो है वो रुपये अंडर प्रेशर आने से प्रभावित होने लगे, और दूसरा उनके टैरिफ के अनाउंसमेंट से प्रभावित होने लगा। बहुत कंपनी जो टैरिफ के डर से इंपोर्ट करना कम कर दी, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी असर पड़ गया हमारे यहाँ। कंपनी अंडर जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा रुक गई। तो ये इतने सारे रीज़न रहे जिससे मार्केट नीचे आ गया। अब आगे देखते हैं कि मार्केट ऐसा बना रहेगा कि आगे और कुछ स्थिति लेगा। इसकी यदि देखते हैं तो ये ऐसा है कि मार्केट ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी या कि यहीं पर रहेगी। बहुत बड़ा करेक्शन यदि नहीं आया तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसको यदि करेक्ट भी होने होंगे तो लगभग 12 से 18 महीने ऐसे लग सकते हैं, साल से 1.5 साल लग सकते हैं यदि कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया तो। हम यदि सोच लें कि आज जो मार्केट जितना नीचे गया है वो 1-1.5 महीने में बराबर में आ जाएगा, फिर हम उससे प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे, सब कुछ करने लग जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इस बीच में जो एफआईआई ने भागा है उसमें जो फंसा हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंसा हुआ है। तो अभी स्थिति यही होगी कि आप यदि आप बने रहें, एग्जिट यदि आप घाटे में लेना चाहते हो तो ले लीजिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप, ये आपकी मर्जी है आप क्या करेंगे। लेकिन यदि मार्केट की स्थिति देखें तो बहुत जल्दी अभी रिकवर होने की उम्मीद नहीं लगती है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये लगता है कि जो टैरिफ की बात हो रही है, ट्रम्प साहब कभी भी कोई बात बयान दे देते हैं, ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये देखते हैं कि हमारे जो अंदर की स्थिति है, अंदर की स्थिति में देख रहे हैं कि कंपनी अभी बहुत प्रॉफिट में आ ही नहीं रही हैं, और जब तक प्रॉफिट में नहीं आ रही हैं तो एक गुब्बारा है, गुब्बारा एक दिन फट जाएगा। ज़बरदस्ती की यदि फॉल्स वैल्यूएशन जाती है, फट जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो जब तक कंपनी अपनी वैल्यूएशन में सही नहीं उतरेंगी, जब तक प्रॉफिट में नहीं आएंगी, तब तक मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन ये देखते हैं कि इस बीच में गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है। तो गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट ने 2 बहुत बड़े अनाउंस कर दिए। सबसे पहला जो दी उन्होंने इनकम टैक्स में छूट देके, वो ऐसी अकेजनली नहीं की, उन्होंने एक प्लानिंग के तहत किया हुआ है कि भैया जो हम उसमें छूट देंगे, जो उसमें से 1 लाख रुपए बचेगा टैक्स पेयर के पास में, वो टैक्स पेयर मार्केट में खर्च करेगा। मार्केट में खर्च करने के बाद में मार्केट में चहल पहल बचेगी और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। जो खरीदारी बढ़ेगी तो मार्केट में एक उत्साह बनेगा और कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ने लगेगी, कंपनी प्रॉफिट में आने लगेंगी। तो उससे मार्केट एक आएगा, अर्थव्यवस्था में एक मजबूती आएगी। दूसरा, एक उन्होंने जो रेपो रेट कम किया, आरबीआई ने रेपो रेट ने कम करने से जो 0.25% का जो कम किया उन्होंने, तो उससे होता है कि लोन की दर सस्ती होगी। जब लोन की दर सस्ती होगी तो लोन जो कंपनी है वो ज़्यादा मार्केट में खर्च कर सकती हैं, अपने इन्वेस्ट कर सकती हैं अपनी कंपनी में, और जो उनको इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम हो गया तो उतना वो
उनके एम्प्लॉय का खर्चा भी निकलने लगेगा, जिससे उनकी प्रॉफिट दिखने लग जाएगी। प्रॉफिट दिखेगी तो जो प्रॉफिट जब दिखने लग जाएगी तो मार्केट का सेंटिमेंट अपने आप उठने लगेगा और मार्केट फिर से ऊपर हो जाएगा। इस बीच में देखते हैं कि आखिर गोल्ड भी क्यों भाग रहा है। तो गोल्ड क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति आती है, जब मार्केट में एक पैनिक कंडीशन आ जाती है, कंपनी की वैल्यूएशन गिरने लगती है, प्रॉफिट नहीं दिखता, तो सीधी सी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर गोल्ड में जाने लगते हैं। जब गोल्ड में जाते हैं तो गोल्ड भागने लगता है, और गोल्ड सबसे सेफ माना गया है। मनी, रुपये के बाद में ऐसा माना जाता है कि जो लिक्विड मनी का रूप उसी को दिया गया है, प्रॉपर्टी है, लैंड प्रॉपर्टी को नहीं माना जाता। जब कभी हम लैंड प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं तो तुरंत उससे पैसा नहीं मिलता है, या हम कभी उसकी वैल्यूएशन लगा के रखते हैं कि हाँ साहब ये 50 लाख की प्रॉपर्टी है, लेकिन यदि हम उसको इमरजेंसी में बेचने जाएंगे तो बहुत ही कम रेट में बिकती है इमरजेंसी में जब बेचने जाएंगे। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं होता, गोल्ड को आप कभी भी बेचेंगे जो उसका करंट प्राइस होगा उसमें बिकता है। तो गोल्ड एक सेफ माना जाता है और गोल्ड तुरंत बिक जाता है। प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी के लिए तो आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे इमरजेंसी के लिए, लेकिन गोल्ड में है कि गोल्ड कभी भी इमीडिएट कैश हो जाता है मार्केट में जाके। तो इसीलिए जब इन्वेस्टर, जब पैनिक कंडीशन आती है मार्केट में, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं और गोल्ड इसी के चलते ऊपर जाने लगता है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि एसआईपी वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। इस बीच में ये भी देखा गया है कि एसआईपी से एग्जिट लिए हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बीच में। लेकिन देख लेते हैं कि एसआईपी में एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसआईपी क्योंकि इमरजेंसी फंड नहीं कहलाता है। इमरजेंसी फंड हम अलग से करते हैं, कंटिजेंसी फंड इकट्ठा करते हैं जो हम एफडी के रूप में रखते हैं कि कभी इमरजेंसी लगेगा तो हम उससे निकाल लेंगे। एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, जो कम से कम वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है और लॉन्ग टर्म चलने में वो फ़ायदा देती है। इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपके कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ जिससे आप एसआईपी लिए हो उस कंपनी की स्थिति कैसी है, उसका आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। और जब इन्वेस्ट करेंगे यदि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी देख के, तो स्वाभाविक है कि उसमें एक अच्छी ग्रोथ मिलती है और बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती है। यही देखा गया अभी तक कि बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती है। तो अभी ये जो टाइम है एसआईपी से एग्जिट करने का नहीं है, क्योंकि जितने भी हैं एनएवी है कंपनी, एसआईपी की जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, वो बहुत ही नीचे आ चुकी हैं। और जब वो एनएवी जब नीचे आती हैं तो उस समय होता है एग्जिट करने का नहीं होता, बेचने का नहीं होता, उस समय परचेज करने का होता है, क्योंकि उस कम रेट में आपको ज़्यादा एनएवी मिलेगी, ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगी, ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। और जब वो ज़्यादा यूनिट को जब आप बढ़े हुए रेट में बेचेंगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब लॉन्ग टर्म में आप उसको बेचेंगे तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा होता है। इसीलिए एसआईपी को ऐसी माना जाता है कि आप जब मार्केट जब गिर रहा हो तब कभी ना बेचें, तब आप परचेज करें। तो एसआईपी से एग्जिट मत लीजिए। इसका एक ही ऐसा रूल्स होता है कि जब आप कोई संतरा खरीद रहे हो या आम खरीद रहे हो, एप्पल खरीद रहे हो एक टोकरी में, तो जब आप वो 200 रुपये किलो होगा तो 200 रुपये में 10 यदि एप्पल आ रहे हैं, और वहीं पर यदि 50 रुपये का एप्पल हो जाता है उस पर भी 10 एप्पल आएंगे। तो स्वाभाविक है कि जब हम 50 रुपये में कम पैसे में यदि 10 एप्पल खरीद के बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे, और जब वो 500 रुपये, 1000 रुपये का एप्पल बिकेगा तो स्वाभाविक है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब एप्पल का मेथड होता है कि 1 यूनिट इतनी मिलेगी सस्ते में आपको। तो आप एसआईपी में, आप जब मार्केट गिर रहा हो तब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें। हाँ, एसआईपी में आप ये एग्जिट मत लीजिए, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरी कंपनी में, लेकिन ऐसा करके देखें कि आपको जहाँ पर प्रॉफिट हो वहीं पर आप ले, अच्छे से कंपनी को समझ कर, या कि फिर उसी कंपनी पर बने रहें जहाँ पर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एसआईपी से अभी भागने का नहीं है, एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करें, बने रहें। बल्कि यदि आप नहीं हो तो नया खाता भी खोल सकते हैं, लेकिन आप अपनी सबसे पहले बहुत अच्छे से स्टडी करके, ये हम सलाह नहीं दे रहे हैं, आप पहले पेपर से अच्छे से स्टडी करके ही उसको आप परचेज करें। ओवरऑल ये देख सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट लगभग ऐसी कंडीशन में नहीं रहेगी। अप होगा तो अप होने में इसको 1.5 साल लगेंगे, इमीडिएट जादू जैसा नहीं चलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स खासकर अपना ख्याल रखें और धैर्य बना कर रखें, और एसआईपी वाले खासकर उसमें इन्वेस्टमेंट बराबर बना के रखें। ये नया, उससे एग्जिट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो यदि एग्जिट ले रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, और यदि आप उसमें कंटिन्यू बना के रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होने वाला है। जो गवर्नमेंट भी है वो प्रयास कर रही होती है अपने देश को, अपने आप देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। इसमें ग्लोबली प्रयास भी चलते हैं बहुत ज़्यादा। इस सब कुछ चलते हुए भी हम लोगों को उसमें धैर्य बनाने के चलना पड़ता है, क्योंकि ये सेंटिमेंट में काम करता है। सेंटिमेंट कब बिगड़ जाए, कब हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन बिगड़ता है तो कम समय के लिए बिगड़ता है। सेंटिमेंट ज़्यादातर अच्छा ही रहता है। तो अभी इसको धैर्य बना लें और आगे चलते रहें। हो सकता है इसमें अभी और ज़रूरत पड़े, हम अगली वीडियो में भी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।